नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे? क्या चालबाज चीन न्यूक्लियर वॉर तक जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ चीन के मुखपत्र की तरफ से हाइड्रोजन बम के वीडियो डाले जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा वीडियो जारी हो रहे हैं और इन सब के बीच एलएसी पर टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल डिविजनल कमांडर लेवल की बातचीत में कोई फैसला नहीं निकलने के बाद आज भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। ये बातचीत लद्दाख के चुशुल इलाके में हो रही है। बैठक में त्रिशूल डिवीजन के मेजर जनरल अभिजीत बाप्ता शामिल हैं। इस बैठक का एजेंडा एलएसी पर डिसएंगेजमेंट पर फोकस करना है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर आज की बातचीत भी फेल हो गई तो क्या युद्ध जैसे हालात बनेंगे? क्योंकि इससे पहले कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। भारत ने बहुत कड़े शब्दों में चीन को यह बता दिया कि जो उसने किया वो ठीक नहीं था और वो बर्दाश्त के लायक भी नहीं है। ऐसे में अब आज जो बैठक हो रही है, क्या उससे कोई उम्मीद की जानी चाहिए? क्योंकि इसके बावजूद कि विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई, चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि गलवान वैली के जिस इलाके में वो है वो उसका हिस्सा है और भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो ये चीन को स्पष्ट कर दे, जो कि पहले भी उसने किया है, आज एक बार फिर स्पष्ट कर दे कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को ये बताया है कि जो इलाका है वो भारत का है और चीन को पीछे जाना ही होगा। अब बातचीत के जरिए तो कोशिश हो रही है, लेकिन अगर ये बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो फिर आगे क्या? क्या यहां से अब युद्ध जैसे हालात बनेंगे? क्या मिलिट्री एक्शन होगा? क्या चीन को ये मिलिट्री के जरिए ही समझाना होगा कि अगर बात से आप नहीं समझेंगे तो फिर गोली भी चल सकती है, अगर बोली से आप नहीं समझेंगे तो गोली का रास्ता अख्तियार करना होगा? ये बातें बतानी होंगी, दिखानी होंगी, समझानी होंगी। बात बहुत हो चुकी, क्या ये वक्त भी आ गया है? चुशुल का ये आप इलाका देख रहे हैं जहां पर आज बैठक हो रही है, आज बातचीत हो रही है। कल बातचीत बेनतीजा रही थी, आज एक और कोशिश हो रही है कमांडर लेवल की कि डिसएंगेजमेंट हो, सैनिक चीन के पीछे जाएं। ये भारत चाहता है, लेकिन क्या चीन इसके लिए तैयार होगा? अब यह देखना कि बातचीत में क्या निकल कर आता है। इस बीच आपको दो तस्वीरें देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि एलएसी पर जबरदस्त तनाव के बीच कैसे चीन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। चीन की तरफ से हाइड्रोजन बम का डर दिखाया जा रहा है। दो वीडियोस आपके सामने हैं। पहला वीडियो पीपल्स डेली का है, जबकि दूसरा वीडियो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। दोनों ही वीडियोस में हाइड्रोजन बम दिखाए गए हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन युद्ध जैसे हालात बनाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है? ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है, सरकारी अखबार, बिना पूछे कुछ लिखता नहीं वहां की सरकार से, उसने भी यही वीडियो डाला है और ऐसा ही एक वीडियो पीपल्स डेली का भी सामने आया है। और ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में आप इस तरीके का वीडियो डाल रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आर निम्बोरकर जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर निम्बोरकर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं और कर्नल एस डिनी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सीओ हैं लद्दाख के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जनरल निम्बोरकर, आपके हिसाब से आज जो बातचीत हो रही है, क्या उससे कोई उम्मीद रखी जा सकती है, जो बीते कुछ दिनों में हमने देखा है और कल जो विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद बाहर आया उसके बाद? जी देखिए, अगर कोई एक साइड अपनी फिक्स्ड पोजीशन ले लेता है तो उसको उस फिक्स पोजीशन से हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि चीन ऐसा देश नहीं है कि जो बिल्कुल सोचे समझे बगैर ही कोई एक्शन ले ले। तो हमेशा ये तो मैं मानता हूं कि जो है हमेशा अपना पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और हमने सोचना चाहिए कि हो सकता है इसका नतीजा अच्छा ही हो। ये हमारी सोच की बात है। लेकिन आजकल जो हालात हो रहे हैं, जैसे गलवान वैली में आया है, तो चीन जो भी कोई कार्रवाई करता है वो बिल्कुल प्री प्लान तरीके से करता है और हम जैसे बोलते हैं कि लोअर लेवल पे एक्शन हो गया या ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर लो लेवल पे एक्शन है तो उनको डायरेक्टली उनके हाईएस्ट अथॉरिटीज को पता होता है। तो इसका मतलब यह है कि गलवान वैली प्री प्लान तरीके से आए हैं और अभी उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताया है कि वो हमारा इलाका है। लेकिन मैं आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो हुआ था, तो वो हुआ था कि अपनी दोनों की जो डिस्प्यूट क्लेम्स है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कोई भी यूनिलैटरली इसको तोड़ेगा नहीं। तो ये तोड़ दिया है तो इसका मतलब है वो जो चीन है वो कोई खास प्लान से आया हुआ है और इसलिए थोड़ा सा मैं पेसिमिस्टिक भी होता हूँ कि शायद इसका कोई नतीजा ना निकले।
और नतीजा नहीं निकला तो आगे क्या सर? इसके बाद युद्ध या मिलिट्री एक्शन? नतीजा नहीं निकला है तो देखो, युद्ध करना ये सबसे आखिर तरीका है। और जो हमारे फोर्सेस है वो एक पावर इंस्ट्रूमेंट है देश के हाथ में, उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले काफी सारे रास्ते हैं, जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं, इकोनॉमिक रास्ते हैं, जो मिलके दूसरे देशों से मिलके हम क्या कर सकते हैं, और भी कई रास्ते हैं। उसका जो पहले ऑप्शन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कोई रास्ता होता ही नहीं है तो जाहिर है कि फिर आखिरी इंस्ट्रूमेंट जो पावर का इंस्ट्रूमेंट है वो हमें इस्तेमाल करने पड़ेगा। बट फिर मैं दोहराता हूं कि वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से पहले बाकी सब रास्ते जज़ब लिए जाए और उसके ऊपर चला जाए और देखा जाए कि क्या हम उस रास्ते के ऊपर जाते हुए कोई हल निकल सकता है कि नहीं। जनरल कुलकर्णी, जो हालात हैं उसमें चीन से बातचीत से कोई हल निकलेगा, ये उम्मीद करना क्या वैसे ही है जैसे आप किसी बिच्छू को दूध पिलाएं, जूस पिलाएं, पानी पिलाएं और सब पिलाने के बाद ये सोचें कि शायद ये मुझसे मोहब्बत करके मुझे डसेगा नहीं? आप कह रहे हैं इसमें काफी कुछ सच्चाई है। ये जो चीन है इसके रवैये के ऊपर हम लोगों को सख्त निगरानी रखनी पड़ती है। चीन कई बार इस तरह की हरकतें और कार्रवाई करता है और समय ले लेता है और अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर लगा रहता है और दूसरे को लगेगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, शायद कोई हल निकले। कई बार मुझे भी लगा, कई बार बातचीतों में जरूर हल निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर छोटे मोटे तो ये जो बातचीत हम लोगों के लेवल पर होती है, मिलिट्री लेवल पे, इसको पॉलिटिकल थोड़ा सा सपोर्ट होना उनकी तरफ से बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिएगा कि कोर कमांडर की 6 जून के बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि हम लोग डिसएंगेज होंगे। जहां डिसएंगेजमेंट की बारी आई, वो तो डिसएंगेज तो छोड़िए, वो तो एंगेज हो गए। और एंगेज भी ऐसी निंदनीय घटना में जिससे कि हम लोग मतलब पूरी दुनिया को शर्म आएगी। कितनी शर्मनाक घटना घट सकती है जो देश अपने आप को एक पुरानी सभ्यता के कहलाता है। तो इस बात अभी जो बातचीत हो रही है, आप देखिएगा जनरल बापट साहब जो उधर जीओसी हैं वो वहां पे पहले भी रह चुके हैं, उनको काफी इलाके की वाकियत है, उन्हें मालूम है उन्होंने क्या करना है और बहुत स्ट्रांग जीओसी माने जाते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिएगा कि अभी जो CO-16 बिहार हैं, बाबू साहब जो वहां पर गए वो उस बातचीत में शामिल थे, उसी 15-16 की बातचीत में सवेरे शामिल थे। उसके बाद वो वहां पर के गए, उन्होंने देखने के लिए गए कि क्या ये जो बातचीत हो रही है इसके ऊपर वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे। अमल तो करना छोड़ो, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया जिसके ऊपर हम लोगों ने आपत्ति उठाई कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट ये जो है इधर इस गलवान पेट्रोल पॉइंट 14 में नहीं होना चाहिए, आप इसको हटाइए और पीछे ले जाइए। मान गए और गए और वापस आकर के भी इस तरह की घटनाएं की। तो ये जरूर उनकी मानसिकता दर्शाता है। इस बात को जरूर हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि चीन की हर बात से हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। सर, ऐसे में कर्नल टीनी के पास में जाऊं उससे पहले एक बात ये बताइए कि जो अभी सर भी कह रहे थे कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मिलिट्री एक्शन, वो लास्ट हो गया या आ गया, ये कैसे पता करेंगे सर? क्या आज बातचीत फेल हो जाए तो हम माने कि ये जो कहावत है ना सर कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वो सिचुएशन आ चुकी है, ये हम माने आज की बातचीत के बाद या अभी और प्रयास करें? नहीं, प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये कहना कि आज की बातचीत के बाद बातचीत नहीं होगी, नहीं। आप देखिएगा कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तकरीबन 20 से 22 बार मिला है, कितने सालों में हर साल मिलता है। ये 1993 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, उसके बाद कितने एग्रीमेंट्स आए, उसके बढ़ोतरी हुई, फायदे हुए। बातचीत जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए। अभी आप देखेंगे कि इस आज की बातचीत से शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आप अगर जमीन पर देखते हैं कि वाकई कल वहां पे 10 गाड़ियां थी और आज वहां पे 60 गाड़ियां हो गई हैं, मतलब बातचीत का असर हो रहा है। अगर आपने देखा कि वहां पे 10 गाड़ियां थी और 10 की जगह 12 हो गई हैं, मतलब बातचीत का असर नहीं हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, मैसेजिंग करता है और उस मैसेजिंग को हम लोगों ने समझना चाहिए, लेकिन समझना एक तैयारी पूरी रहनी चाहिए। इसमें कोई ढील नहीं हो सकती है, क्योंकि कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है। जरूर दोनों देश बातचीत के ऊपर, खुद चीन भी कह रहा है कि हम बातचीत से जो मामला है उसको सुलझाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने भी कहा है कि हम पहले बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। अगर बातचीत से कोई नहीं मानता है फिर वी हैव टू कीप आवर गन पाउडर ड्राई। अगर जैसे वो चाहें फिर हम तैयार हैं। फिर हम भी वही क्यों ना करें जो हमारे बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि हम भी क्यों ना वही करें, बातचीत करते रहें। जैसे वो बातचीत करते करते अगर हमला कर देते हैं और ऐसा हमला करते हैं कि कैजुअलिटी हो जाए, तो हम भी बातचीत करें और साथ में जो करना है वो करते रहें। जी सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं और पूरा देश को उनके ऊपर गर्व है। और ये बताते हुए मैं आगे आपकी जो क्वेश्चन है उसको मैं आता हूं उस पर। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जो अभी जब बात चल रही है उसमें ये ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी मिलिट्री लेवल पे बात जब होनी है दोनों तरफ से, तो इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल सैंक्शन है, जो ऊपर से सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल सैंक्शन है उसके मद्देनजर जा रहे हैं टॉक्स के लिए। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ एक क्या बोलते हैं एक इच्छा है कि बात से ही इसको सुलझाया जाए। और जहां तक इसका उसका जो आउटकम है वो दो निकल सकते हैं। नंबर एक, जैसे पहले जनरल साहब जो बता रहे थे कि उसमें वहीं पर ऑन ग्राउंड हमको इसका डी एस्केलेशन का प्रोसेस नजर आना शुरू होगा। अगर ये नहीं होता है तो कम से कम जैसे ये जो अभी जो लेटेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, इस तरह के कारनामे नहीं होंगे। और यही बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाइनीज की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी बताएंगे नहीं कि उनकी तरफ कैजुअलिटीज हुई है। सर मैं माफी के साथ एक सवाल जोड़ रहा हूं जो मेरे मन में आ रहा है और मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा। जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हो रही है ये पॉलिटिकल सैंक्शन के बाद ही हो रही होगी, लेकिन वो जो एक्शन हुआ वो भी तो पॉलिटिकल सैंक्शन के बाद हुआ होगा सर, क्योंकि बातचीत तो तब भी हो रही थी। अगर वो हथियार लेकर आए, अगर वो हमले के मकसद से आए, कई 100 सैनिक आए, तो वो बिना पॉलिटिकल सैंक्शन के तो नहीं हुआ होगा सर। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूं कि एक पॉलिटिकल सैंक्शन तो था उसमें भी, बट एक और जो एंगल है वो भी हमें समझने की जरूरत है। वहां पर अभी जैसे हमें पता था कि हाईएस्ट लेवल पे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे बातचीत चल रही थी, डी एस्केलेशन की बात दोनों पार्टियों ने मान गए थे। उसके बाद कर्नल और ब्रिगेडियर लेवल पे नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके डी एस्केलेशन की जो प्रोसेस है उसको कैसे होना चाहिए उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। ओके, आपने यहां से यहां जाना है, आप कब जाएंगे, कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस चीज पे बात चल रही थी। इसी चीज पे सीओ जो 16 बिहार है वो भी बात चल रही थी। और वहां हमें पता है कि गलवान में चाइना ने 2 टेंट ग्रुप के स्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसको भी हटाने के लिए बताया गया था। अब दोनों इसके बातचीत के बाद वापस अपने अपने जगह चले गए थे और रात को हमारी पार्टी जाके फिजिकली देखने के लिए गए कि क्या इन्होंने हटाया या नहीं, और अगर नहीं हटाया तो फिजिकली हटाने की, जैसे हमारा हमेशा से मकसद रहा, हमारे इलाके में ऐसा कोई चीज रह नहीं सकता, तो हमने उसको हटाने की कोशिश की होगी। और ऐसी कोशिश के बीच में या तो चाइनीज पहले से वहां मौजूद थे या इसको जब हम कर रहे थे तब जाके ये जो हाथापाई हुई है और भड़प है, ये भी एक संभावना है जिसको हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस एरिया का भी समझना बहुत जरूरी है। वो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक कांड है कि एक ऐसा हादसा ऐसा इलाके में हुआ जो सबसे दूर है, जो मेडिकल और जो बाकी सपोर्ट से सिस्टम से सबसे दूर है, और वहां पर जो आर्मी के जो रिपोर्ट्स भी हमने जो कैजुअलिटी। सर मैं थोड़ा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। हवलदार सुनील कुमार को सलामी दी जा रही है इस आखिरी सफर में, उसकी तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। दादा मुड़ी नीचे कीजिए, दादा मुड़ी नीचे कीजिए। पीछे पीछे लोगों पीछे ऐसे रहना चाहिए भाई। तो ऐसे भाई लोगों नीचे ये पटना के बीटा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भैया लोगों हवलदार सुनील कुमार उन 20 जवानों में शामिल जिन्होंने शहादत दी देश के लिए और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है।
पीछे अगर आप देखेंगे हजारों की भीड़ वहां पर उमड़ी पड़ी है देश के वीर सपूत को नमन करने के लिए, विदाई देने के लिए। और ये तस्वीरें आ रही हैं जब उन्हें याद करते हुए सेना नमन करते हुए सलामी देती है। भाई यार आप वोट बैठ कर नहीं होगा बाबा, बैठिए ना आप वोट बैठ करके फ्रेम नहीं बने। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्नल संतोष बाबू, उन्हें उनके गृह प्रदेश में आखिरी विदाई दी गई और पटना के बीहटा में हवलदार सुनील कुमार को आखिरी विदाई दी गई और उनका जो छोटा बेटा है हमने देखा उसने मुखाग्नि दी और वहां पर जिस तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर आया था हवलदार सुनील कुमार का, वो तिरंगा उनके बेटे को सौंप दिया गया। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ न सिर्फ फौज खड़ी है बल्कि पूरा देश खड़ा है। वो